हर हर महादेव। पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। जी हां, आज हमारे समक्ष मौजूद है लैंसीडॉन विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री दिलीप रावत जी। और उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो है विधानसभा सत्र भी चल रहा है और अपार प्यार जो है विधानसभा के लोगों ने जो है विधायक जी को दिया है। लगातार वो जो है विधानसभा में उनकी जीत हुई है। विधायक जी, पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? आप जो है बहुत भरपूर प्यार मिला है आपको जो है लैंसडॉन विधानसभा की जनता का। किस तरह से देखते हैं आप जनता का प्यार? देखिए, लैंसडॉन विधानसभा जो ज़्यादातर के हमारे सैनिक भाइयों से और किसान लोगों से आच्छादित हैं और मैं समझता हूं कि वहां के लोग बड़े नील-छील विश्लेषण करते हैं और उनका प्यार हर समय रहा है और मैं भी प्रयास करता हूं कि किसी तरह से उनके प्यार में हम अपना विश्वास को ना खोएं। तो इसलिए प्रयास रहता है कि उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करने का हमारा उनको खुश करने का प्रयास रहता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ही इसी कारण मुझे आशीर्वाद दिया। विधायक जी, पहाड़ में जो है लोगों का जीवन जो दिनचर्या है बड़ी जटिल परिस्थितियों में वो जो है दिन अपना व्यापन करते हैं और आप भी जो है पहाड़ से ही है, तो आपके लिए भी एक संघर्ष भरा जो है चुनौती भरा आपका कार्य है। क्या रहेगा ये जो विधानसभा सत्र चल रहा है, किस तरह की मांग आप जो है रखेंगे सरकार के समक्ष? देखिए, ये कोई विस्तृत सदन तो नहीं है, 1 दिन का है या मुश्किल से 2 दिन चलेगा। जी, जी। इसमें थोड़ा-सा इसमें विधायी काम बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार को आकृष्ट कराएँ। कई समस्याएँ ऐसी होती हैं, कई जटिल ऐसी होती हैं कि जिनका सॉल्यूशन हम आपस में मिल बैठ कर करते हैं और सदन में पास कराते हैं। पहाड़ में हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर गुलदार का बड़ा आतंक है और पौड़ी भी उससे जो है अछूता नहीं है। ऐसे में आपका भी कोई प्रयास होगा कि भई किसी तरीके से कुछ ना कुछ गुलदार पे रोक लगाई जाए ताकि पहाड़ में जो जनजीवन है वो बच सके? देखिए, क्योंकि गुलदार जो है, गुलदार की एक प्रकृति होती है कि वो ज़्यादातर जंगल के नज़दीक जो बस्तियाँ होती हैं, उन्हीं पर वो निर्भर रहता है और घने जंगल में कम रहता है। तो निश्चित रूप से एक ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि जहाँ झाड़ी हैं, जो गाँव के नज़दीक झाड़ियाँ हैं, उनको काटना चाहिए, चाहे ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से। और दूसरा ये है कि भई बस्तियों को अगर ज़्यादा घनी हो जाएँ, ज़्यादा पब्लिक हो जाए, तो बाघ भी कम आएगा। और तीसरा ये है कि क्योंकि बाघों से बहुत ज़्यादा हमारे छोटे बच्चे का मौत हो जाती है, छोटे-छोटे बच्चे। कभी वृद्धों की मौत हो जाती है। तो एक तो उनका प्रतिकर उनका जो मुआवजा है वो बहुत ज़्यादा 10 लाख के करीब उनको बढ़ा देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गुलदार को उसमें शेड्यूल 1 के में प्राणी में के लिस्ट से हटा देना चाहिए और इसको मारने की और जो तुरंत कोई अगर वारदात करता है तो उसको मारने की जो है सरल सरल विधि सरल अनुमति होनी चाहिए ताकि जो है तत्काल ये किया जा सके। आपकी तो विधायक जी मुलाकात या आपकी मीटिंगें चलती रहती होगी वन विभाग से, डीएफओ वगैरह देखिए, से, तो निश्चित आप रूप तो से शायद निर्देशित करते भी होंगे इसमें? नहीं, हमने अभी पिछली बार जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, जब मैं पहली बार बना था, तब मुश्किल से 2 लाख रुपए करीब जो है मुआवजा मिलता था। जी, जी। आज की तारीख में 4 लाख रुपए और अभी हमारा प्रयास है कि इसको 10 लाख तक कम से कम होना चाहिए। तो अभी सरकार की ओर हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं क्योंकि पहाड़ में है और अभी तो हमने बहुत सारी चीजें वही नहीं, मधुमक्खी से अगर कोई सांप से भी कोई काटा जाएगा, क्योंकि ये वन्य जीव हैं ये भी, अगर उनसे भी हुआ तो उनको भी मुआवजा देने का प्रावधान किया है। मैं पौड़ी में खासकर अभी लगातार कोर्ट के आदेश पर जो है अतिक्रमण चल रहा है। ऐसे में अपने जनप्रतिनिधि से बड़ी उम्मीद होती है, आशा होती है कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी थोड़ा-सा मतलब इसमें कुछ बोले या कुछ अगर अतिक्रमण है तो किस तरीके से सरकार इसमें कार्य कर रही है? क्या हो सकता है कि इसमें लोगों को मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है या? देखिए, अभी जो अतिक्रमण हुआ है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ है जी, 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 जी। और ये हम भी समझ रहे हैं, जिनका अतिक्रमण की जद में जो आए हैं वो भी समझ रहे हैं। जी, जी। लेकिन ये निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात है कि अधिकारियों ने जिस तरह से उसकी आड़ में लोगों को परेशान किया जी, जी। और जिस तरह से बिना सूचना दिए लोगों के मकान उजाड़ दिए या उनके ढाबे तोड़ दिए, वो निश्चित निश्चित रूप से ऐसे में विभागों का भी कहना था कि भई सड़क पर अतिक्रमण हुआ है और उसमें नहीं, अतिक्रमण हम अतिक्रमण के समर्थक नहीं हैं, जी, जी। लेकिन ये है कि एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने मकान बनाया है सड़क या में दुकान बनाई है। या दुकान बनाई, कोई भी चीज़ बनाया है, तो उस समय की जो मशीनरी थी, जी, जी। उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना काम क्यों किया? अगर वो उस समय के कोई ज़िम्मेदार अधिकारी चाहे रिटायरमेंट भी हो गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
कि उन्होंने अपने गैर जिम्मेदारी के कारण ये अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि आज तक उनके ऊपर उनका ऊपर कोई ऐसी दायित्व नहीं दिया गया, उनको कोई अपराध उनको घोषित नहीं किया गया अपराधी। इसलिए ही एक कारण है कि हर समय जो है कोई ना कोई अतिक्रमण कर लेता है। जब उन अधिकारियों पे जिन्होंने उस समय गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है और जिनकी सही पर ये काम हुए हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे जो है आगे जो अतिक्रमण होता है उसको सही मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि उन अधिकारियों का ज्यादा दोष था। सरकार को तब भी सोचना चाहिए था, तत्कालीन सरकार को सोचना चाहिए था। और आज मेरा केवल ये निवेदन सरकार से है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय के पास आपको निवेदन करना चाहिए कि उनको सूचना देकर उनको हटाना चाहिए, और अगर यदि किसी की क्षति हुई है तो ये प्रयास किया जाना चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ क्षति के रूप में जो है कुछ ना कुछ अनुदान देना चाहिए। पर्यटन के उससे भी विधायक जी जो है प्रदेश ज्यादातर चल रहा है, काफी लोगों ने जो दुकानें बनाई हैं तो शायद इसी वजह से उन्होंने दुकानें अपने प्रॉपर्टियां बनाई होगी, ये भी एक कारण रहा देखिए होगा। नहीं, देखिए दो तीन जिले तो बहुत ज्यादा पलायन की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उनमें से अल्मोड़ा है, आधा टिहरी है और पौड़ी है। यहाँ बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से पलायन हो रहा है। इस स्थिति में कुछ लोग वहां पर रोजगार कर कर वहां रुक रखे थे, अगर इस तरह से उजाड़ दिए जाएंगे, उनके लिए कोई विस्थापन या कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित रूप से और भी पलायन और गति से बढ़ेगा। ये बड़ा चिंतनीय विषय। उपनल के हमारे भाई आए थे और निश्चित रूप से उनकी मांग जायज है। मेरा तो केवल सरकार से निवेदन करेंगे कि जब आप कह रहे हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं थी, तो ये किन कारणों से और किन लोगों के कारण ये लगे थे। अगर ये उस समय आवश्यकता थी और आज न कोई विभाग घटे हैं, न ये प्रदेश घटा न बढ़ा है, जब परिस्थितियां वही हैं, काम उसी सुचारू रूप से चला, तो मैं समझता हूँ उनको हटाने का कोई तुक नहीं बैठता। और वो हमारे बेरोजगार भाई हैं और वो इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब वो दूसरी जगह काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार को हमने निवेदन करेंगे कि सद्भावनापूर्ण इसमें उसका ध्यान करा जाए, और अधिकारियों से भी ये हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से भी निर्देशित करवाएंगे कि भाई ऐसा अविवेकपूर्ण जो निर्णय करते हैं उससे जनता को ठेस पहुंचती है और सरकार के छवि पर भी आघात लगता है। तो मैं समझता हूं कि ये विवेकपूर्ण काम करना चाहिए और उन अधिकारियों पर भी लगानी चाहिए जिनको ये गलत फहमी हो चुकी है कि हम सरकार से बड़े। विधायक जी, ज्यादातर जो है जो कर्मचारी है उनका कहना था मतलब कि हम उत्तराखंड से ही है, और जो उपनल के कर्मचारी है तमाम विभागों में कार्य कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड से ही है, मूल निवासी है यहाँ के। तो ऐसे में अगर उनका रोजगार जाता है या सरकार हटाती तो एक परेशानी तो उनकी नहीं, निश्चित रूप से मैं तो इसी समझता हूँ कि जब वो लगे हुए हैं हमारे काम पे तो उनको निकालने का कोई तुक नहीं है। और यदि ये अतिरिक्त लगे हैं, एक्सिस लगे हैं और एक्स्ट्रा लगे हैं, तो मेरे समझते हैं कि उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में लगे थे। क्यों उस समय कौन सी आवश्यकता थी कि जो उनको लगा दिया, और अगर उनकी आवश्यकता उस समय नहीं थी तो लगाई क्यों है, इतना जो व्यय सरकार पे पड़ा वो क्यों पड़ा है, और अगर थी आवश्यकता तो आज ये कौन सी परिस्थिति हुई कि आज उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इस सारे पहलुओं पे ध्यान करके ही जांच करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब विधायक जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी लैंसडाउन विधानसभा की जनता को? अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो, या जो किसी बात पे खपा हो या किसी भी तरीके से हो, तो अगर आप नहीं, देखिए हम तो लैंसडाउन विधानसभा बड़ी भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी जटिल है और मैं समझता हूँ कि 4 ब्लॉकों में बटी हैं, तो एक ब्लॉक ही बहुत बड़ा है। और क्योंकि मैं इतना समय नहीं हो पाता हमारा इतनी आने जाने में, मुझे एक विधानसभा के एक कोने से दूसरे कोने जाने में अगर मैं कार द्वारा जाऊंगा तो 7 घंटे लगते हैं। दिल्ली से हम वापस आ सकते हैं लेकिन हम एक विधानसभा पार नहीं कर पाते। ऐसे में हमारे लोगों को मैं प्रयास करता हूं कि उनके बीच में रहूं, उनकी परेशानी को किसी तरह से उनको निवारण करूं। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता भी है कि 2 चीजों में मैंने लगभग 70-80% जो है सफलता पाई। एक सड़कों के मामले में कि मैंने अपने बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां 12-12 किलोमीटर लोग 8-8 किलोमीटर पैदल जाते थे, आज हमने वहां सड़क पहुंचा दी है। कोई जगह इसलिए रुकी है क्योंकि वहां स्थानीय लोगों का विवाद है। बाकी मेरा प्रयास है कि गांव-गांव तक जो है सड़क पहुंचे जाए, एक। और दूसरा मेरा था कि प्राथमिक शिक्षा जो है बहुत, जब मैं विधायक बना था तब बड़ी दयनीय स्थिति में थी, और भले जरूर बच्चे स्कूल विद्यालयों में कम है लेकिन उनमें संसाधन की कमी थी। उनके पास चटाइयां नहीं थी, उनके पास कुर्सी नहीं थी, उनके पास कंप्यूटर नहीं थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं 90% विद्यालयों में कंप्यूटर भी दे चुका हूं और फर्नीचर भी दे चुका हूं, और लगभग प्राथमिक विद्यालयों में हम टीचर भी दे सके हैं। अब हमारा कोशिश है कि माध्यमिक शिक्षा को सुधारा जाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार किया जाए। जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर जरूर करें और
कहां तक जो है आप सहमत है विधायक जी की बात से? आप अपनी परेशानियां भी जरूर बताएं ताकि आपकी परेशानियां भी दूर हो। बाकी आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।